सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, थर्ड ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएम लखनऊ। तो जैसा कि मैंने बोला था, हम लोग आज ये चीज डिस्कस करने जा रहे हैं कि मॉक टेस्ट को बहुत अच्छे से कैसे एनालाइज किया जा सकता है ना। तो जैसे कि मैंने बोला था कि मैं जब टेस्ट देता था तो मुझे 2 से 3 घंटे लग जाते थे टेस्ट को एनालाइज करने में, है ना। अब आप सोचोगे कि 2 से 3 घंटे कैसे लग जाते थे टेस्ट को एनालाइज करने में। तो देखो यार, मतलब टेस्ट देना बड़ी बात नहीं होती है, टेस्ट को एनालाइज करना ही बड़ी बात होती है। यदि आप 3 घंटे टेस्ट देने पे लगा रहे हो अपना, तो उसको एनालाइज करने के लिए फिर 2 से 3 घंटे लगाओ। और आप इस 2 से 3 घंटे में ना पेपर एनालाइज ही नहीं करोगे, आप बहुत ज्यादा चीज पढ़ लोगे, बहुत ज्यादा चीज समझ लोगे, है ना। तो उसके इसके सारे बेनिफिट्स, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, टेस्ट देना और टेस्ट को एनालाइज करना दोनों अलग चीजें हैं। आप कई लोगों से ये सुने होंगे, कई लोग ये बोलते हैं मतलब कि आप जब टेस्ट दोगे तो आप बहुत कुछ सीखोगे, आपकी सिली मिस्टेक नहीं होगी, आप प्रेशर के साथ काम करोगे, है ना। एक प्रेशर रहेगा टेस्ट दोगे तो। मैं भी ये बात बोलता हूँ कि सिली मिस्टेक नहीं होती है, गलतियां कम होती हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें तो टेस्ट के फायदे हो गए, लेकिन एनालाइज करने के फायदे क्या है कि आपका नंबर बढ़ता है इससे, है ना। टेस्ट देने से नंबर नहीं बढ़ता, टेस्ट देने से आप एक एग्जामिनेशन इन्वायरमेंट में, एक माहौल में पेपर प्रैक्टिस करते हो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, टाइम लिमिट के अंदर प्रैक्टिस करते हो, ठीक, सिली मिस्टेक नहीं होती है, ये सारी चीजें होगी। लेकिन जब आप टेस्ट एनालाइज करोगे तो आपके नंबर बढ़ेंगे, है ना, नंबर इंप्रूव होते हैं। जैसे इसको मैं थोड़ा सा ऐसा समझाऊं कि जैसे मान लो आप आज पेपर दिए, मान लो उसमें कोई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का क्वेश्चन था, वहां पे ढेर सारी डेटा है याद करने के लिए, ठीक है। चलो बायोडाइवर्सिटी ले लो, बायोडाइवर्सिटी का कोई ढेर सारा डेटा रहता है, उसको याद करना होता है। तो आप आज टेस्ट दिया, आपसे गलत हो गया, अब आप क्या करते हो कि आप उसको एनालाइज नहीं करते, आप क्या करते हो, आप पेपर देखे आए, ठीक है, आंसर टिक किए, स्कोर कैलकुलेट किए, फिर भूल गए कि छोड़ो, हो गया, ठीक है, इतना कम आया नंबर। लेकिन वो जो क्वेश्चन था बायोडाइवर्सिटी वाला, आपने उसको बस कट मार्क किया कि ठीक है, इसमें 5 नंबर कट गए। यदि आपने उसको अच्छे से एनालाइज नहीं किया, तो यदि वही क्वेश्चन, यदि सेम क्वेश्चन या उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आपके अगले टेस्ट में आता है, मान लो आप हर तीसरे दिन टेस्ट दे रहे हो, मान लो परसों फिर वही क्वेश्चन आ गया या उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो आपका फिर से 5 नंबर कटेगा, ठीक है। उस समय आपको दिमाग में हिट होगा, यार ये क्वेश्चन तो मैंने परसों ही देखा था, काश मैं इसका आंसर देख लेता, काश मैं इसका सॉल्यूशन देख लेता, काश मैं इसको प्रैक्टिस कर लिया होता। ये चीजें आप बहुत बार फेस किए होंगे, लेकिन आप इस चीज पे ध्यान नहीं देते हो कि जब आप उसको एनालाइज करोगे पेपर को, तो अगले टेस्ट में उससे या उससे जुड़ी हुई जो गलतियां होंगी वो नहीं होंगी। तो अगले टेस्ट में, इस टेस्ट में आपका जो 5 नंबर कम आया था, वो 5 नंबर और ज्यादा आएगा। समझ रहे हो मेरी बात, है ना, ठीक। तो सीधे मतलब स्कोर डबल हो जाता है ना। बहुत अच्छा नंबर, बहुत अच्छा मार्क्स इंप्रूव होता है, बहुत अच्छा नंबर बढ़ता है इसमें। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि मॉक टेस्ट देना और उसको एनालाइज करना मतलब कितना बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। जो मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं कि टेस्ट को जब तक एनालाइज ना करो तब तक वो वेस्ट ही है ना। तो वो यही बात है। देखो, मॉक टेस्ट को कैसे देना है, हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट एंड हाउ टू इंप्रूव योर मॉक टेस्ट इन बेस्ट वे, इस पे हम लोग इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। छोटा सा वीडियो होगा कि मॉक टेस्ट देना कैसे है, ठीक है। मॉक टेस्ट यदि आप अच्छे से दोगे तो उसको एनालाइज करने में भी आपको आसानी होगी, आपको टाइम कम लगेगा, है ना। तो सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे, इसके बाद वो भी कर लेंगे। तो मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे, एनालिसिस जब मैं करता था तो मैं देखो 2 से 5 टेस्ट देता था। मेरे प्रिपरेशन के लास्ट 3 महीने में ये चीज कांस्टेंट थी कि मैं लास्ट में मतलब मैं डेली 2 से 5 टेस्ट देता था, है ना। कम, उसके बाद धीरे धीरे इंप्रूव होता गया, तो टाइम मुझे कम लगता था, 2 घंटे 2.5 घंटे में भी टेस्ट कंप्लीट हो जाते थे कई बार, है ना। तो 2 से 3 घंटा में टेस्ट देता था, फिर उसके बाद 2 से 3 घंटा में उसको एनालाइज करता था, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। और उसमें सिर्फ टेस्ट एनालाइज नहीं होता, उसमें बहुत सारे फायदे हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखी हैं कि जैसे आप जब मॉक टेस्ट को एनालाइज करते हो तो आपका 80 से 90% प्रिपरेशन उसमें कवर हो जाता है, ठीक है। सिलेबस कवर हो जाता है, कई बार सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। 10 टेस्ट दोगे, एक बार सिलेबस कवर हो जाता है, ठीक है। परफेक्शन आ जाती है आपके वीक टॉपिक्स में। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि आपकी जो कमजोर चीजें हैं वही चीज बहुत अच्छी होती जाती है, उसके साथ साथ जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है वो आप छोड़ते नहीं हो, ठीक है। जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है वो छूटता भी नहीं है, और जो वीक टॉपिक्स है वो बहुत अच्छा भी होता जाता है ना। और आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉन्सेप्ट क्लियरेंस भी होता है। ये चीज आपको अभी समझ में आएगी, ठीक। तो ये ऊपर वाली जो बातें हैं इनको अभी हम एक बार और देखेंगे। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमको एनालाइज कैसे करना है अपना मॉक टेस्ट, ठीक। इसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल, मैं अपने खुद के पेपर का यहाँ पे सैंपल रखा हूँ जो मैं टेस्ट दिया था, है ना। ये जब मैं टेस्ट देता था आकाश का, तो वही वाला पेपर है, मैं प्रिंट करा के देता था। तो इसमें काफी सारे एग्जांपल्स हैं जिनके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा भी, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगी, और आज के बाद आप बहुत अच्छा चीज इसको अप्लाई करोगे बहुत अच्छे से, है ना। तो कैसे एक परफेक्ट एनालिसिस आप कर सकते हो अपने टेस्ट का। जैसे कि एक चीज मैंने नोटिस करी है, या फिर हम लोग खुद ये गलतियां करते थे कि जब क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता था, जैसे कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ या क्वेश्चन में कोई गलती हो गई, तो हम लोग क्या करते थे, क्वेश्चन को इनसर्कल कर लेते थे और उसको छोड़ देते थे टीचर से पूछने के लिए, ठीक। तो ये बहुत गलत चीज है। यहाँ पे क्वेश्चन को इनसर्कल करते थे और टीचर को पूछते थे, ये हम लोग को नहीं करना है, ठीक। टीचर को पूछना कब है, जब आप अपने पूरे एफर्ट एक बार लगा लो क्वेश्चन पे। तो करना क्या है कि जैसे कि मान लो आपसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, या कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व किया और वो गलत हो गया, तो आप रूम पे आए और क्या किए कि उस क्वेश्चन को पहले तो ट्राई किए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्वेश्चन बन जाता है,
ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्वेश्चन वहां पे होता है कई बार कि एग्जामिनेशन प्रेशर में सॉल्व नहीं हो पाता है, लेकिन रूम पे आने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम वो सवाल बन जाता है। ठीक है, ज्यादातर समय वो आपका सवाल बन जाएगा। अब यदि सवाल आपसे बन गया तो आपने यदि वहां पे कोई नया मेथड सीखा, कोई नई चीज सीखी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, जैसे कई बार क्या होता है कि फिजिक्स में ही कुछ चीजें ऐसे होते हैं, काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें कि आपको बहुत नई नई चीजें सीखने को मिल जाती है कि अच्छा इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी अप्रोच किया जा सकता है। कई बार मैं दो चार पॉइंट्स तो ऐसे सीखा था, जैसे कि जो टेस्ट दिया तो टेस्ट का जो सॉल्यूशन वो लोग देते हैं ना, सॉल्यूशन सीट जो देते हैं, उसमें उनके सॉल्व करने का तरीका बड़ा आसान और बड़ा सिंपल होता था। तो वहां से कुछ चीजें मैं सीख जाता था कि अच्छा हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन को यदि ऐसे अप्रोच किया जाए तो वो आसान हो जाएगा। एक सॉल्यूशन का क्वेश्चन था, एक बार एक क्वेश्चन था कोई एसी का क्वेश्चन था, तो वहां से भी चीजें आपको सीखने को मिलती है। ठीक, कोई यदि कैलकुलेशन पार्ट में यदि आपको कोई नया मेथड रिवील होता है तो आप उसको समझो, वहां पे नोट कर लो और उसको वहीं पे क्वेश्चन पेपर पे नोट कर लो। अभी जब मैं आपको अपना पेपर दिखाऊंगा तो समझ में आएगा चीजें। ठीक, कोई नया पॉइंट यदि आप डिस्कवर करते हो, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई बायो का क्वेश्चन है, यदि उसमें आप कोई नया पॉइंट डिस्कवर करते हो तो उसको क्या करो कि उसको बुक पे हाईलाइट कर दो दूसरे कलर से। ठीक है, एक नया कलर खरीद के लाओ, जहां पे जिस कलर से आप ये चीजें हाईलाइट करोगे, जो चीज आप टेस्ट में गलत किए हो, या फिर कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे पॉइंट नोटिस नहीं किए होते हैं पहले से, है ना। तो एनसीईआरटी में जैसे लोग बोलते हैं कि हर रोज आपको नई नई पॉइंट मिलेगी, तो आप आज पेपर दिए, आपसे वो सवाल नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि आपने उस पॉइंट को, उस डेटा को आज तक आपने देखा ही नहीं था, आपने आज देखा, तो आप बुक खोलो, वहां पे उसको जाके हाईलाइट करो और फिर उस पॉइंट को आप वहीं पेपर के बगल में लिख लो। ठीक है, पेपर पे ही सारी चीजें आपको लिखनी है। जैसे कुछ लोग अभी कमेंट में कुछ लोगों का डाउट था कि एक सेपरेट नोटबुक बनानी है क्या, जो टेस्ट में मिस्टेक हो रहा है उसकी एक सेपरेट नोटबुक बना ले क्या, तो वो भी कर सकते हो, लेकिन पेपर में जहां आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसी के बगल में आप चीजों को लिख लो। जैसे देखो, अभी आपको समझ में आएगा चीजें। ठीक, अब देखो यहाँ पे आ जाओ, मैं दिखाता हूँ। अब जैसे ये देखो क्वेश्चन था, ये राउंडिंग ऑफ वाला एरर वाला क्वेश्चन मेरा थोड़ा वीक रहता था उस समय। तो इसमें क्या था कि ये सवाल देखो मेरे से नहीं लगा, ठीक, तो मैंने उसको वहीं पे पहले तो इनसर्कल कर दिया एग्जाम में ही कि ये चीज मुझे चल के देखनी है, मतलब अच्छे से एरर वाला क्वेश्चन, ये जो राउंडिंग ऑफ वाला चीजें हैं कॉन्सेप्ट, ये पूरा मुझे अच्छे से देखना है। मैंने नोट्स खोला, पूरा राउंडिंग ऑफ का चीजें पूरा पढ़ा कि कैसे राउंडिंग ऑफ करते हैं। सिर्फ यही चीज नहीं, सिर्फ नॉट ओनली दिस क्वेश्चन, मैंने राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाता है उसके 4-5 जितने भी रूल्स होते हैं वो मैंने सारे पढ़े। ठीक, फिर उसके बाद मैंने देखो यहाँ पे लिखा है कि 5 के बाद कुछ नहीं है तो छोड़ दो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 को 4 रहने दो। अब मैंने वहां पे जो भी चीज समझ के लिखी है कि मतलब कि 5 के बाद यदि यहाँ पे इसके बाद कुछ नहीं है तो शायद उसको छोड़ दिया जाता है, उसको नहीं लिखा जाता है यदि सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। तो 4.64 का आंसर 4.64 होगा। ठीक है, यदि 5 के बाद शायद कुछ और रहता तो हो सकता है 5 को लिखना होता, वो चीज आप अभी समझ रहे होगे, मुझे तो याद नहीं है क्योंकि वैसे भी ये चीज मुझे अच्छी नहीं है, समझ में आती थी। ठीक, यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे इंसर्कल किया। ठीक, मेरे से सॉल्व नहीं हुआ, मैंने 38 यहाँ पे क्लिक किया था, लेकिन आंसर इसका 40 था। ठीक है, फाइनल 42 आया। ठीक, मैंने यहाँ पे देखो 40 लिया है, 40 मैंने सॉल्व किया है, फिर यहाँ पे 40 किया है, फिर यहाँ पे 38 किया है, पता नहीं क्या किया है, लेकिन मैंने चीजें यहाँ पे नोट कर दी है। आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे समझ आएगा। एक सेकंड, कुछ क्वेश्चन है, जैसे ये देखो क्वेश्चन नंबर 31, ये मैं जब सॉल्व कर रहा था पेपर में तो मुझसे ये सॉल्व हुआ नहीं, है ना, मुझसे ये सॉल्व हुआ नहीं, या फिर मैंने जो भी करके ये टी पे क्लिक किया है ब्लू पेन से और क्वेश्चन को इंसर्कल कर दिया है कि इसको चल के एनालाइज करना है अच्छे से। अब इसको एनालाइज करते समय जब मैं इसको रूम पे सॉल्व किया या फिर जो इसका सॉल्यूशन देख के मुझे सॉल्यूशन समझ में आया, कई बार आंसर शीट जब आप इसका देखते हो सॉल्यूशन शीट, तो उसको देख के भी आपको चीजें समझ में आ जाती हैं, है ना, टीचर के पास नहीं जाना होता। तो सॉल्यूशन शीट को देख के जो भी समझ में आया, मैंने फिर उसके पूरे सॉल्यूशन को यहाँ पे लिखा है ना, पूरा सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर गामा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t, तो उसका आंसर 1/t है। तो ऐसे पूरे क्वेश्चन को एनालाइज किया जाता है। तो बेसिक चीज क्या है कि आप जिस भी क्वेश्चन को गलत कर रहे हो फिजिक्स में, मान लो चलो कि जिस भी क्वेश्चन को गलत कर रहे हो या फिर जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है एग्जाम में, उसको आओ अपने नोट्स देखो, है ना, नोट्स जरूर देखो, नोट्स में जाओ, पूरा कॉन्सेप्ट देखो, जहां पे ये टॉपिक पढ़ाया गया है, इससे रिलेटेड सवाल लगवाए गए हैं, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ो, पूरे सवाल लगाओ जितने नोट्स में हैं। ठीक, उसके बाद आप सॉल्यूशन सीट के थ्रू या फिर चाहे जैसे एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो, नहीं लगे तो सॉल्यूशन सीट देखो। ठीक है, उसके बाद भी यदि नहीं लगता है तब आप टीचर से पूछोगे, है ना। तो इतना जब आप किसी एक क्वेश्चन पे, किसी एक टॉपिक पे, किसी एक कॉन्सेप्ट पे यदि आप इतना वर्क करते हो, मुश्किल से 10 मिनट लगेगा। यदि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से नहीं आ रहा था, मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेगा, लेकिन आप यदि इस टॉपिक पे इतना वर्क करते हो तो आज के बाद दोबारा कभी इस टॉपिक से सवाल गलती नहीं होगा। आगे आने वाले परसों टेस्ट में यदि यही सवाल या इसी टाइप का सवाल आ जाता है तो आप उसको पक्का सही करके आओगे। आज जो 5 नंबर कम लेके आए हो वो 5 नंबर ज्यादा लेके आओगे। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक, और देखो मैं कुछ चीजें और दिखाता हूं। यहाँ पे देखो बॉडी अंडर गोज एसएचएम, ये वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मैं पता नहीं क्या तिकड़मबाजी किया हूं, मेरा आंसर 1 हर्ट्ज आया है जो कि गलत है। ठीक है, फिर इसका आंसर 2 हर्ट्ज है। फिर जब मैं इसको
फिर जब मैं इसको नोट्स में देखा तो मुझे वहां पे समझ में आया कि मतलब नोट्स में मैं कई बार लिखा हूँ, कई बार उसको याद किया हूँ कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है वो 2 ओमेगा होता है। तो सिंपली यहाँ से ओमेगा की वैल्यू फाइंड करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करना था, 2 हर्ट्ज आ जाता। तो मैंने उसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब क्या होगा कि इसका फायदा क्या है कि सॉल्यूशन हम पेपर पे क्यों लिखें, हम पेपर पे सॉल्यूशन क्यों लिखें। तो एग्जाम से एक हफ्ता पहले, मैं हमेशा बोलता हूं, पिछले साल भी जब मैं आप लोग को बता रहा था, गाइड कर रहा था, तो उस समय मैंने बोला था कि एग्जाम से एक हफ्ता पहले जो आपने आज तक जितने भी टेस्ट दिए हैं सारे टेस्ट को उठाओगे और सारे टेस्ट के सारे क्वेश्चंस को आप देखोगे जो चीज आप गलत किए हो। तो मेरे पेपर में क्या था कि जो चीजें मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से लिखा हूं ना, ब्लू कलर से मैं टेस्ट अटेम्प्ट करता था, रेड कलर से मैं आंसर मार्क करता था और ग्रीन कलर से मैं टेस्ट एनालाइज करता था। ये कांस्टेंट था, ठीक है, ये फिक्स था मेरा। तो जब मैं लास्ट में ये पेपर उठाया, जैसे कि अब मेरा एक हफ्ते बाद नीट का एग्जाम है, ये लास्ट वीक चल रहा है। अब मुझे क्या है कि आज के दिन में जो भी मैंने 70, 80, 90 पेपर दिए हैं, ये आज और कल के बीच में 2 दिन के अंदर मुझे सारा टेस्ट का वो चीजें देखना है जो चीज मैं बार बार गलती करता हूं। ये आपकी गलतियां हैं, है ना, ये चीजें आपकी गलतियां हैं जहां आप बार बार गलती करते हो, जहां आप बार बार मिस्टेक करते हो, जो जिसको गलत करने की संभावना बहुत ज्यादा है टेस्ट में। यदि आप उसको एग्जाम से एक हफ्ता पहले देख लेते हो तो आप वो फिर गलत नहीं करोगे। ये फायदा होता है, आप यहीं पे सारे आंसर लिखो। यहाँ पे देखो, अब मैं एग्जाम से कुछ दिन पहले यदि ये चीज देख के जाऊंगा तो ये कॉन्सेप्ट यदि देख के जाऊंगा, पूरी चीजें मेरे दिमाग में रिवाइंड हो जाएगी जो मैं गलत करता हूं बार बार। मैं एरर के क्वेश्चन बार बार गलत करता था। ठीक, आगे आओ। अब ये सॉल्यूशन यदि मैं एग्जाम से एक हफ्ते पहले देख के जाऊंगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आता यदि तो मैं गलत कर सकता था, अब वो मैं गलत नहीं करूंगा। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक, आगे आओ, थोड़ा केमिस्ट्री वगैरह पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, ये कोई सवाल है जहाँ पे मैंने गलत किया हुआ है, ये गलत सॉल्यूशन वहां पे किया हुआ है, फिर बाद में मैंने इसको काट दिया। ठीक, फिर यहाँ पे क्वेश्चन में ये जो रिलेटिव स्पीड वाला पॉइंट है ये मैंने नहीं पकड़ा था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे देखो हाईलाइट किया है कि रिलेटिव स्पीड पूछा है, फिर ये पूरा मैंने सॉल्व किया है, फिर रिलेटिव में क्या आएगा वो लिखा है, पूरा सॉल्यूशन लिखा है, फिर उसका आंसर फर्स्ट आया है। अब लास्ट में एग्जाम से कुछ दिन पहले, एग्जाम से एक हफ्ता पहले, 6 दिन पहले यदि मैं ये सारी चीजें अपनी गलतियों को यदि देख के जाऊंगा तो इस टाइप के कोई भी सवाल आएगा मुझसे गलत नहीं होगा। ये बहुत बेस्ट पॉइंट होता है ना। ये सवाल है, ये देखो, ये है बहुत सिंपल सवाल है। अब देखो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर से स्टार कर दिया था, ये सवाल जब मैंने वहां पे सॉल्व किया तो मुझसे ये सॉल्व हो गया, मैंने ब्लू कलर से 2 एम्पियर पे टिक किया है। ठीक, लेकिन मैंने इसको स्टार कर दिया क्योंकि सॉल्व करते समय मुझे ऐसा लगा कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें दिमाग का माथा पच्ची हुआ है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को मैंने ग्रीन कलर से पूरा ऐसे सर्कल बना दिया, बॉक्स में बना दिया है, ठीक है, स्क्वायर बना दिया है कि एग्जाम से पहले ये सब चीजें मुझे देख के जानी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही आप केमिस्ट्री देखो, मान लो कहीं पे ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या है कि एक्सेस HI जो है, नॉर्मली जो प्रोडक्ट बनता है वो यहाँ पे शायद अब ये वाला बनता है CH3OH और ये वाला बनता है। ठीक, यही बनता है जब आप प्रोटोनेशन करते हो, ईथर वाला है ना शायद, हाँ, जब आप ईथर का जब प्रोटोनेशन करते हो तो उसमें रहता है कि यदि सेकेंडरी कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल हो रहा है तभी उसको तोड़ेंगे और वहां पे हैलाइड लगाएंगे। ये सिंपल दिया है एनसीईआरटी में, लेकिन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में ये भी चीज समझाई है। एक जगह उसने एक इंटेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, वहां पे उसने ये चीज समझाई कि यदि एक्सेस HI देता है तो आप जो बचा हुआ OH है, जो ये वाला OH है, इसको भी आप हैलाइड से रिप्लेस कर दोगे क्योंकि बहुत ज्यादा हैलाइड है ऑप्शन में, अपने सॉल्यूशन में। तो अब ये एक्सेस HI वाला जो क्वेश्चन है ये मुझे आता था, मैंने नोटिस किया था एनसीईआरटी में, लेकिन टेस्ट देते समय मैंने इसको जब टिक किया तो मुझे लगा कि यार ये तो इंपॉर्टेंट वाले में से आ गया, ये तो अच्छा क्वेश्चन आ गया। मैंने इसको वहां पे ब्लू कलर से ही स्टार कर दिया था। फिर जब मैं घर पे आया तो मुझे ये क्वेश्चन, मैंने इसको अच्छे से इनसर्कल किया कि ताकि लास्ट में मैं ये चीज देख के जाऊं, क्योंकि ये चीज मैं गलत कर सकता हूं अभी भी। भले उस दिन, भले मॉक टेस्ट देते समय मेरे को ये क्वेश्चन हिट कर गया दिमाग में, लेकिन मैं हो सकता है इसको बाद में गलत कर दूं, है ना। आगे देखो, कुछ चीज और दिखाता हूं। यहाँ पे ये क्वेश्चन है शायद, हाँ, केमिस्ट्री का ही है कि बेरियम हैलाइड्स आर इसेंशियली तो कोवेलेंट एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, ये देखो, ये मैंने सॉल्व किया है, ये मेरे को आंसर लगा, ठीक है, ये ठीक भी है, लेकिन इसको मैंने बाद में इनसर्कल भी किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार ज्यादातर गलती हो जाते हैं, है ना। तो अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसको मैंने जो भी यहाँ पे फर्स्ट देखो ब्लू कलर से टिक किया है, फिर उसके बाद इसको मैंने इनसर्कल भी किया है, स्टार भी लगाया है, फिर घर आके इस क्वेश्चन को एनालाइज किया, उसके बारे में जो भी डेटा हमको यहाँ पे लिखा था, ऑल द कन्फर्मेशन ऑफ इथेन द बॉन्ड एंगल्स आर डिफरेंट। तो ये चीज गलत है, क्यों गलत है, बुक मैंने पढ़ी, नोट्स मैंने देखा, तो यहाँ पे लिखा मैंने कि नहीं, बॉन्ड एंगल सेम होता है, बॉन्ड लेंथ सेम होता है, ठीक है, सारे कन्फर्मेशंस में। तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी। अब ये जो डेटा है, ये सेम चीज मैं एग्जाम से एक हफ्ते पहले देख के जाऊंगा, ठीक। तो कन्फर्मेशंस, जो इथेन के कन्फर्मेशंस है, उसमें जहां मैं गलती कर सकता था वो चीज मैं देख के जा रहा हूं, तो इसका ये फायदा होता है। वीडियो ज्यादा लेंदी हो रहा है, लेकिन मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं वो चीज मैं समझाऊंगा आज, ठीक है। मैंने ढेर सारी एग्जांपल्स लिए हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर था, मैंने इसको सीधा गलत किया है, ठीक है, या गलत रहा होगा जो भी है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर था शायद, इसको भी मैंने सीधा गलत किया है, ठीक है, काट दिया है, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर और इररिलेवेंट चीजें मैं कभी नहीं देखता था, है ना। यहाँ पे ये कोई क्वेश्चन है, ठीक है,
PBR 322 का, ठीक है। और इसका इसको मैंने एग्जाम में टिक किया है 4 पे, ठीक है, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे ब्लू कलर से स्टार, जब मैं पेपर अटेम्प्ट कर रहा था उसी समय मैंने इसको स्टार मार दिया था। अभी मैं आगे आपको अगले वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि मॉक टेस्ट कैसे अच्छे से देना है, कि जब आप पेपर दे रहे हो उसी समय आपको जो चीज इंपॉर्टेंट लगे उसको स्टार कर लो, कि इसको चल के एनालाइज करते समय इस पर फोकस करेंगे, इस चीज को पढ़ेंगे, एक बार PBR 322 का डायग्राम फिर से रिवाइज करेंगे और वहां पे जो चीजें लिखी हुई हैं उसको एक बार फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि ये हो सकता है ये सवाल लगाने में मुझे थोड़ा सा ज्यादा समय लगा हो, इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क कर दिया हो कि क्यों भाई, क्यों ज्यादा समय लग रहा है। PBR 322 का डायग्राम सब कुछ एकदम दिमाग में होना चाहिए, क्यों गलती हो रहा है ना। फिर मैंने इसको लास्ट में, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको मैंने ग्रीन बॉक्स में बंद भी किया है पेन से, है ना, ताकि लास्ट में एग्जाम के एक हफ्ते पहले मैं इन चीजों को देख के जाऊं, है ना। अब आ जाओ इधर। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज समझा देता हूं कि जैसे कि आप क्वेश्चन को ट्राई किए, पहले तो घर पे आके लग गया, सॉल्व हो गया, ज्यादातर टाइम लग जाता है, 90% टाइम क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आपने कोई नया मेथड रिवील किया कैलकुलेशन में, कोई नई चीज सीखी, तो उसको वहीं पे क्वेश्चन पेपर पे लिख लो, जैसे मैंने वहां पे अभी PV = NRT वाले में लिखा था, थर्मोडायनेमिक्स का जो क्वेश्चन था, गामा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t, है ना। कोई नया पॉइंट आपने थ्योरी में डिस्कवर किया, उसको वहीं पे लिख लो कि कन्फर्मेशंस में बॉन्ड एंगल सेम होते हैं, बॉन्ड लेंथ भी सेम होता है। कोई नया पॉइंट आपने नोटिस किया, उसको वहीं पे लिख लो। लास्ट के एग्जाम से एक हफ्ते पहले जब आप अपने पेपर पलटोगे और वो ग्रीन कलर से इनसर्कल या ग्रीन कलर से स्टार चीज या ग्रीन कलर से लिखी हुई चीज जब आप देखोगे तो आपको लास्ट में सब कुछ याद आ जाएगा कि मैं कहां कहां गलतियां करता हूं। अरे यार, आप 90-100 टेस्ट में जितनी गलतियां किए हो उनको देख के जा रहे हो एग्जाम में, वो आपकी गलतियां हैं, वो आपकी खुद की गलतियां हैं, वो गलतियां आप एग्जाम में कर सकते हो, वो गलतियां आप एग्जामिनेशन प्रेशर में दोहरा सकते हो, उसको आप देख के जा रहे हो एक बार, फिर वो गलतियां नहीं होंगी। ठीक, ये चीज समझ में आ रही है? आ जाओ। ठीक, यदि सवाल लग गया तो आपको ये चीजें करनी है। नहीं सवाल आपसे सॉल्व हुआ, घर पे आके भी आपसे सवाल सॉल्व नहीं हुआ, आप अपना नोट्स देखोगे, कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी सवाल आपके नोट्स में लगवाए गए हैं, मान लो पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन आपने गलत किया, तो पोटेंशियोमीटर से जितने सवाल आपके नोट्स में कराए गए हैं सारे सवाल आप लगाओगे। अभी भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया, आपको कॉन्फिडेंस यदि आ गया उस सवाल में तब तो ठीक है। ठीक, यदि आपको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आया, प्रॉब्लम हुई यदि नोट्स को समझने में, तो आप कोई और रिसोर्सेज को लोगे, डीपीपी कोई सॉल्व करोगे, कोई किताब उठाओगे, डीसी पांडे में कहाँ समझाया गया है उसको देख लोगे, एग्जांपल्स में नहीं समझ में आया कोई वीडियो लेक्चर देखोगे पोटेंशियोमीटर का पूरा। फिर जब आप उस टॉपिक में कॉन्फिडेंट हो जाओगे तब आप अपने क्वेश्चन को वापस से सॉल्व करोगे। जो आप अभी क्वेश्चन गलत करके आए हो पोटेंशियोमीटर का, यदि वो आप आए रूम पे, उसको सॉल्व किए, सॉल्यूशन देखने के बाद भी नहीं समझ में आया, तो आप अपना नोट्स पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, नोट्स के सारे सवाल लगाओगे पोटेंशियोमीटर वाले। ठीक है, वहां भी यदि कुछ अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं हुई तो आप फिर पोटेंशियोमीटर का कोई लेक्चर देखोगे, यहां तक जाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक, ये मैं एक्सट्रीम केसेस बता रहा हूं। ठीक, आप उसको क्या होगा कि फिर से आप पूरा वीडियो लेक्चर देखोगे, फिर उसमें जो क्वेश्चन कराए जाएंगे उसको समझोगे। जब आप उसमें कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे डीपीपी सॉल्व करने के बाद, ये एक्सट्रीम केसेस है, जब आप उसमें कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे तब आपने जो टेस्ट में सवाल गलती किया है अब उसको आप सॉल्व करोगे, है ना। और अब बता रहा हूं 90 क्या, ये 100% फैक्ट है कि अब आपसे ये पोटेंशियोमीटर का सवाल सही हो जाएगा और आज के बाद कभी भी पोटेंशियोमीटर का सवाल गलत नहीं होगा, कभी नहीं गलत होगा। आप अपने वीक टॉपिक पे, आप अपने वीक कॉन्सेप्ट पे इतना वर्क कर दे रहे हो डेली का डेली, वो सिर्फ 2 से 3 घंटे के एनालिसिस में, कि अब आपसे वो गलतियां रिपीट होंगी ही नहीं। अब आप उसको 100% है कि वो आपसे सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब आप उसका सॉल्यूशन, उससे आपने जो भी सीखा, वहां पे जो भी चीज, जैसे वहां पे रिलेटिव वेलोसिटी था तो वहां पे वो चीज मैंने छोड़ रखी थी तो उसको आपने नोट किया, है ना। अब आप उसको वहीं पे क्वेश्चन पे नोट करोगे, क्वेश्चन को स्टार लगाओगे, चाहे गोला बनाओगे, ठीक, ये चीज करोगे, ठीक, 90% सॉल्व हो जाएगा। अब भी यदि अनसॉल्व रह जाता है तो ज्यादातर जो प्रोबेबिलिटी यहां पे अब ये बनती है कि अभी भी यदि ये अनसॉल्व रह गया तो अब ये भैया आपके काम का क्वेश्चन नहीं है, ये कुछ हाई ही लेवल का क्वेश्चन है, ये नीट वीट में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी अब आप इस अनसॉल्व क्वेश्चन को अब आप जाओगे टीचर से पूछने। ये होता है कि आपने अपनी गलतियों पे कितना वर्क किया, ये होता है आपने अपनी गलतियों पे कितना मेहनत किया, ये होता है असली पेपर एनालिसिस। बच्चे क्या करते हैं, पेपर दे के आए, छोड़ो नंबर जोड़ा, अच्छा इतना क्वेश्चन हुआ, इतना क्वेश्चन सही हुआ, इतना क्वेश्चन गलत हुआ, इतना क्वेश्चन बना, जो गलत है उसको इंसर्कल कर लो। 50 क्वेश्चन इंसर्कल करके टीचर के पास पहुंच गए। वहां पे वो भी उतना अच्छे से नहीं बता पाएंगे ना यार, उनके पास भी भीड़ लगी है, वो भी सिर्फ उसी क्वेश्चन के उन्होंने उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया आपको सिंपली। ठीक, वो तो सॉल्यूशन शीट में भी लिखा हुआ है, थोड़ा सा समझाया सॉल्यूशन दे दिया। असली चीज क्या है कि आपने उस गलती पे, उस वीक टॉपिक पे कितना वर्क किया। आपको लगता है इतना यदि आप किसी हेडिंग पे काम कर लेते हो तो आपका उसके बाद कभी गलत होगा क्वेश्चन ना। ठीक, तीसरी चीज क्या है कि आप एक टेस्ट की नोटबुक भी बना सकते हो।
वैसे मैं क्या करता था, मैं टेस्ट की नोटबुक बनाता था, ठीक है। जो थ्योरेटिकल चीजें हैं उसके लिए कहीं कहीं कुछ पॉइंट नोट करना होता था, तो उसके लिए मैं बनाया था। ज्यादातर चीजें जो फिजिक्स, जो कैलकुलेटिव चीजें हैं, ज्यादातर चीजें मैं वही पेपर पे ही नोट कर देता था, और लास्ट में वो पेपर देख के जाना तो मैंडेटरी है, नहीं तो नोट करने का फायदा क्या हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक, एक टेस्ट नोटबुक बना सकते हो जिसमें आप, जैसे कि कोई चीज गलत हुआ, मान लो कि जैसे मान लो कोई मार्फोलॉजी का क्लासिफिकेशन ही है, ठीक है, मान लो सोलेनेसी, फेवेसिलियसी, जो भी है, कोई भी एग्जांपल ले लो, ठीक है। मान लो कोई क्लासिफिकेशन ही है, आप उसमें से एग्जांपल की गलतियां कर रहे हो, तो जब आप उसको पढ़ोगे, आप मान लो फाइलोटैक्सी की चीजें गलत की है, आप आए, अब आप फाइलोटैक्सी पूरा पढ़ोगे, है ना, आप फाइलोटैक्सी पूरा पढ़ोगे, आज के बाद फिर फाइलोटैक्सी में आपकी गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक, मान लो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से आज आपका क्वेश्चन गलत हुआ कि क्रोमोजोम वाई पे कितने जीन है, क्रोमोजोम 1 पे कितने जीन है, टोटल जीन कितने हैं, टोटल लेंथ ऑफ डीएनए कितना है, कब प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, कब प्रोजेक्ट खत्म हुआ था, ये सारी कितने कंपनीज इन्वॉल्व थी, किसका कंट्रीब्यूशन था, ये सारी चीजें, मान लो आप एक क्वेश्चन गलत करके आए कि क्रोमोजोम वाई पे 231 जीन होते हैं, ये आपसे गलती हो गया, गलती से। ठीक, आप आओगे पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ोगे, ताकि यदि कल के टेस्ट में, परसों के टेस्ट में, अगले दिन वाले टेस्ट में यदि आपसे गलत आता है, यदि आपसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का क्वेश्चन, तो वो गलत नहीं होना चाहिए, वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए फिर, अब है ना, नहीं होता है। ठीक है, यदि आप किसी एक क्वेश्चन पे यदि उसके बैकग्राउंड में इतना वर्क कर देते हो, तो आपसे क्वेश्चन दोबारा गलत नहीं होगा। फिर आप उस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जो भी पॉइंट है, जो भी भूलने वाली पॉइंट है, उसको आप क्लासिफाई करके, या टेबल बना के, या चार्ट बना के, या उसको समझ के, चाहे जैसे भी याद करने की जो भी चीजें मेथड है, जो चीज मैं बायो वाले वीडियो में समझाया हूँ, वो भी काफी लंबी वीडियो बन गया था, तो आप उस तरीके से उसको वहां पे नोट कर लो। लास्ट में आप इन चीजों को भी देख के जाओ, ये चीजें आपकी गलतियों के सराउंडिंग में की गई काम का वो है, प्रोडक्ट है। आपने जो चीज गलती की है उसके सराउंडिंग में आपने जितना काम किया है उसका प्रोडक्ट है, ये चीज आपको लास्ट में देख के जानी है ना। आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हो फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में, या कंफ्यूजिंग ऑप्शन के फॉर्म में। जैसे 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन में ही कंफ्यूजन होता है, ठीक है, 2 तो लगता है, ये दोनों तो एकदम नहीं होंगे, 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप क्वेश्चन लिखिए, फिर ब्रैकेट में यहाँ पे ये ऑप्शन या ये ऑप्शन करके ऐसे लिख दिए। ठीक, तो ऐसे करके आप लिख सकते हो। चौथा चीज क्या कर सकते हो, हाँ, चौथा चीज क्या, ये तो हो गया कि राइट सॉल्यूशन या एक्सप्लेनेशन ऑन क्वेश्चन पेपर पे लिखना है, और ये हेल्पफुल इन लास्ट वीक, ये एग्जाम के लास्ट वीक में बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक, मुझे लगता है वीडियो काफी लेंथी बन गई है ना। अब यहाँ पे एक सेकंड देख लेते हैं, एक सेकंड ये देख लेते हैं इस तरीके से यदि आप करते हो, तो आज आपका ब्रायोफाइटा हो गया, परसों वाले टेस्ट में टेरिडोफाइटा पूरा पढ़ लिए, उसके अगले वाले टेस्ट में जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म टेस्ट पूरा पढ़ लिए, उसके अगले वाले में फाइलोटैक्सी आ गया, फिर किसी में सोलेनेसी आ गया, किसी में लिलियसी आ गया, किसी में कुछ आ गया। तो ऐसे ऐसे करते करते आप क्या होगा कि पूरा आपका सिलेबस 10 टेस्ट में आप जितनी गलतियां करोगे पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, और आप जो गलतियां हैं वो कवर हो जाती हैं, है ना। जो चीज आपका कमजोर है, जिसपे आप गलती करोगे, जिसपे आप गलती कर सकते हो, वो चीजें कवर हो जाती हैं। तो ये बेस्ट पॉइंट होता है। और चूंकि आप टेस्ट दे रहे हो, तो जो आसान चीजें हैं वो तो आप सॉल्व कर ही रहे हो डेली, तो जो आपकी स्ट्रेंथिंग वाली टॉपिक है, जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, वो भी आप नहीं छोड़ रहे हो, ठीक है, उसको भी आप नहीं छोड़ रहे हो। यही चीज मैंने ये लिखा है कि जो आपके वीक टॉपिक है उसमें आपका परफेक्शन हो जाता है, और जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है वो आपका बार बार टेस्ट में क्वेश्चन के फॉर्म में रिपीट होता जा रहा है, कॉन्सेप्ट घूमता जा रहा है, रिवाइज होता जा रहा है, समझ में आता जा रहा है। ठीक, सिलेबस कई बार कवर हो जाता है। 10 टेस्ट दोगे, आप पूरा किताब पलट जाओगे बायो का एक बार, है ना। आज ये गलती की है, कल वो करोगे, परसों वो करोगे, नरसों वो करोगे, करते करते पूरा किताब एक बार पलट जाओगे 10 टेस्ट में। पूरा फिजिक्स का, पूरा केमिस्ट्री का, पूरा बायो का, फिजिक्स का पूरा नोट्स, केमिस्ट्री बायो का पूरा एनसीईआरटी सब पलट जाओगे। फिर 10 टेस्ट दोगे, फिर पूरा पलट जाओगे इधर से उधर तक, क्योंकि आप रोज किताब पलट रहे हो ना। एक बार इटार्ड रिएक्शन में गलती की, किताब पलटी, पूरा इटार्ड रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन, जितना भी उस पेज पे दिया है, रोजनमैन रिएक्शन सब देख लिया है, एल्डिहाइड के प्रिपरेशन वाला। ठीक, अब अगली बार मान लो रोजनमैन से क्वेश्चन आ गया, तो आप क्योंकि परसों ही देखे हो, तो आप रोजनमैन से गलती नहीं करोगे। ठीक, स्टेफेंस रिएक्शन से आ गया, तो वो भी गलती नहीं करोगे। यदि आप फिर एक हफ्ते बाद गलत कर देते हो, फिर आके पलट के देखो सारी चीजें। 2 बार आपने देख ली, बार बार देख रहे हो चीजों को, बार बार सारी चीजें देख रहे हो, एक क्वेश्चन गलत हो रहा है, उसके सराउंडिंग में वो पूरा टॉपिक ही पढ़ जा रहे हो। स्टेफेंस रिएक्शन गलत हुआ, पूरा एल्डिहाइड का प्रिपरेशन पढ़ गए। मेरे दिमाग में जो आता जा रहा है मैं बोलता जा रहा हूँ। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से क्वेश्चन गलत हुआ, पूरा एमसीजी पढ़ गए, पूरा एमसीजी पढ़ के पूरे नोट्स से पढ़ गए, नोट्स के सारे क्वेश्चन लगा गए, डीपीपी लगा गए। हाँ, अब कहां से गलती होगा वो? एमसीजी आपका वीक टॉपिक था, स्ट्रांग हो गया टेस्ट देते देते, दोबारा एमसीजी से क्वेश्चन आएगा, गलत नहीं होगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से क्वेश्चन। तो इस चीज को समझो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉन्सेप्ट में क्लियरेंस आता है। ठीक, कोई भी चीज आप, कोई भी ट्रेंड है, यदि आप उसको हॉरिजॉन्टली लर्न करते हो, तो उसका जो बगल में ट्रेंड है उसके साथ क्या रिलेशन है, ये सारी चीजें भी क्लियर होती जाती हैं टेस्ट देते देते। तो यहाँ पे मैं वीडियो खत्म कर रहा हूँ। वीडियो काफी लेंथी बन गया है, यदि आपने पूरा देखा तो मुझे लगता है कि आपने बहुत कुछ सीखा, है ना। मैं यहाँ पे आपको परफेक्ट एग्जांपल के साथ समझाया कि मैं कैसे टेस्ट एनालिसिस करता था। ठीक, एक अलग डिफरेंट कलर का पेन ले लो, उससे सारी चीजें नोट करो, है ना, उससे सारी चीजें नोट करो, उसको समझो। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं। अच्छे से पढ़ाई करो, टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करो। अभी भी कोई डाउट हो तो उसको कमेंट में पूछो, कोई छोटा सा वीडियो बना के उसका भी एक्सप्लेनेशन कर दूंगा मैं। ठीक है, थैंक यू।